हेलो स्टूडेंट्स, हमने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए जिन जिन उपागमों का प्रयोग किया गया है उनमें से भारत विद्या शास्त्रीय उपागम और ऐतिहासिक उपागम को पढ़ा। भारतीय समाज के अध्ययन के लिए जो तीसरा उपागम है वो है संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम, अंग्रेजी में जिसे स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच कहा जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम क्या है। तो जैसा कि दिख भी रहा है कि इसमें दो शब्द प्रयोग किए गए हैं, एक संरचनात्मक, एक प्रकारात्मक। संरचनात्मक दृष्टिकोण अथवा उपागम क्या है? हर चीज की एक संरचना होती है, हर चीज की एक संरचना होती है। जैसे भारतीय समाज की जो संरचना है वो विभिन्न इकाइयों से मिलकर के बनी हुई है। समाज की संरचना में जिन इकाइयों का योगदान है उन इकाइयों की क्या प्रकृति है, उनका संपूर्ण संरचना में क्या योगदान है, यह संरचनात्मक दृष्टिकोण से रिलेटेड है। पूरी देखिए, हम जब संरचना किसी समाज की संरचना की बात करते हैं, संरचनात्मक दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो उसमें हम किसी समाज के निर्माण में शामिल इकाइयों को देखते हैं। उन इकाइयों के मध्य उनमें आपस में क्या सुसंगति है, क्या आपस में क्या तालमेल है, आपस में क्या सहयोग है, इस पक्ष को देखते हैं। और ये जो विभिन्न इकाइयां हैं एक दूसरे से सुसंगत ढंग से एक दूसरे से बंधी हुई हैं, इनका संपूर्ण संरचना की व्यवस्था में अर्थात संपूर्ण समाज की व्यवस्था में क्या योगदान है। जब हम किसी समाज का अध्ययन करते समय इन तीनों पक्षों की चर्चा करते हैं तो वो उस समाज की संरचना से रिलेटेड होता है, अर्थात वो संरचनात्मक उपागम। समझ में आ गया? मतलब संरचनात्मक उपागम में हम उस समाज को निर्माण प्रदान करने वाली जो इकाइयां हैं उनको, उनके मध्य में क्या आपस में सुसंगति है, आपस में क्या संबंध है, आपस में क्या तालमेल या एकता है, उसको देखते हैं। और तीसरी चीज ये है कि जो विभिन्न इकाइयां हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ करके उस संपूर्ण समाज की व्यवस्था को किस तरह से बनाए रख रही हैं। इन तीनों चीजों का अध्ययन हम संरचनात्मक दृष्टिकोण में करते हैं। इकाइयों में क्या क्या देखते हैं? तो यहाँ पे मैंने लिखा है, संपूर्ण सामाजिक संरचना में इकाइयों की क्या स्थिति है और वह एक दूसरे से किस प्रकार का कैसे संबंधित है। दूसरा शब्द है प्रकार्यात्मक। दोनों मिल करके उपागम बनाते हैं। तो हमने संरचना को समझा कि संरचनात्मक उपागम में क्या क्या चीज देखते हैं। प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण क्या है या उपागम क्या है? तो ये इस मान्यता पर आधारित है, अर्थात प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण इस मान्यता पर आधारित है कि समाज की संरचना में शामिल या समाज का निर्माण करने वाली जो इकाइयां हैं, समाज की संरचना का जो निर्माण करने वाली इकाइयां हैं, उनके कुछ पूर्व निर्धारित प्रकार्य होते हैं। प्रत्येक इकाई पूर्व निर्धारित प्रकार्यों को करती है। जब तक वो इकाई निर्धारित मतलब उसके लिए निर्धारित प्रकार्यों को करती रहती है तब तक समाज में व्यवस्था बनी रहती है। अब इसमें एक शब्द आ रहा है, प्रकार क्या है, इसे भी समझ लेते हैं। प्रकार नहीं है, प्रकार नहीं है। बहुत लोग प्रकार कहते हैं, प्रकार यह है, इसका अंग्रेजी होता है फंक्शन। क्या होता है? फंक्शन। किसी भी संरचना की कोई भी इकाई का वो प्रकार जिससे वो संरचना व्यवस्थित
और संचालित होती रहती है, अर्थात उस संरचना के अनुकूलन में और एकीकरण में इकाई द्वारा किया गया कार्य प्रकार्य कहलाता है। किसी भी संरचना के अनुकूलन में, एकीकरण में, उसको व्यवस्थित बनाए रखने में संरचना की प्रत्येक इकाई द्वारा किया गया कार्य प्रकार्य कहलाता है। ऐसा नहीं है कि संरचना की प्रत्येक इकाई हमेशा समाज को बनाए रखने के लिए, समाज को अनुकूलित रखने के लिए ही कार्य करती है। कभी कभी समाज की इकाइयों द्वारा किया गया कार्य समाज को नुकसान भी पहुंचाता है, अर्थात नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रकार्य न कहकर क्या कहेंगे? दुष्प्रकार्य कहेंगे, अर्थात समाज को इससे नुकसान पहुंचता है। लेकिन संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण किस पर फोकस करता है कि संरचना की प्रत्येक इकाई संरचना को बनाए रखने के लिए अपना अपना सकारात्मक योगदान देती है, जिससे संरचना की व्यवस्था और समाज में व्यवस्था बनी रहती है। ठीक है, तो ये हुआ प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण। अर्थात संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें समाज की संरचना को यथा समाज की संरचना में शामिल विभिन्न इकाइयां और उनके द्वारा किए गए प्रकार्य के आधार पर उस समाज को समझने का प्रयत्न किया जाता है। संरचना का निर्माण कैसे होता है, संरचना में शामिल इकाइयों के वे प्रकार जिससे समाजी संरचना मजबूत होती है, इन दोनों का अध्ययन इस उपागम के तहत किया जाता है और इसी उपागम से उस समाज को समझ करके उस समाज के बारे में या उस समाज को समझने का प्रयास किया जाता है। ये हो गया संरचनात्मक प्रकारात्मक दृष्टिकोण। ये बात समझ में आ गई? अब संरचनात्मक प्रकारात्मक दृष्टिकोण का क्या उद्देश्य है? तो संरचनात्मक प्रकारात्मक जो दृष्टिकोण है वो समाज में, किसी भी समाज में क्या ढूंढता है? किसी भी समाज की सामाजिक संरचना में जो पारस्परिकता है, आपस में प्रेम मेल भाव है और उसमें जो एकता है, उसी पर फोकस करता है। मतलब संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम का उद्देश्य होता है सामाजिक संरचना में व्याप्त पारस्परिकता और एकता को खोजना। ऐसा नहीं कोई भी सामाजिक संरचना पूरी तरह से एकीकृत, पूरी तरह से पारस्परिक होती है, पारस्परिकता उसमें शामिल होता है। ऐसा नहीं पूरी तरह सहयोग ही नहीं होता है, उसमें कुछ विरोध भी होता है, उसमें कुछ संघर्ष भी होता है। लेकिन संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम विरोध और संघर्ष पर फोकस नहीं करता है। सबसे ज्यादा किसको तवज्जो देता है? सहयोग को देता है। संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम सामाजिक संरचना में सहयोग को ढूंढने की कोशिश करता है, पारस्परिकता को ढूंढने की कोशिश करता है, समाज में एकता को ढूंढने की कोशिश करता है। संघर्ष और विरोध को ढूंढना उसका उद्देश्य नहीं है। ये बात नहीं है कि पूरी तरह से संघर्ष का अध्ययन ही नहीं करता है, विरोध का अध्ययन ही नहीं करता है, लेकिन वो उसको महत्व नहीं देता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि फिर हमने बताया था आपको ऐतिहासिक उपागम बताया था, तो मार्क्स भी ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग करते हैं और संघर्ष को सबसे ज्यादा महत्व कौन देता है? मार्क्सवादी उपागम। कार्ल मार्क्स संघर्ष को, परिवर्तन को ज्यादा महत्व देते हैं। वर्ग संघर्ष की अवधारणा, क्रांति की अवधारणा, द्वंद्ववाद की अवधारणा, ये सब संघर्ष और विरोध को, समाज में संघर्ष और विरोध के आधार पर समाज को समझने जैसा है। मार्क्स की लाइन भी आपको पता ही होगी, आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, क्रांतियां समाज को आगे बढ़ाती हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम में दूसरा क्या चीज किया जाता है? सामाजिक संरचना की जो इकाइयां हैं उनका प्रकार्यात्मक अध्ययन किया जाता है
कि प्रत्येक इकाई समाज को बनाए रखने में क्या योगदान कर रही है, इसको खोजने की कोशिश की जाती है। प्रत्येक इकाई के कौन कौन से पूर्व निर्धारित प्रकार हैं जिनको वो संपन्न कर रहा है, और किस प्रकार से उसके द्वारा निर्धारित भूमिकाओं का संपादन करके प्रकार उत्पन्न हो रहा है और समाज में व्यवस्था बन रही है, इसका अध्ययन संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम करता है। हाँ, संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम समाज में अस्थायित्व को ज्यादा महत्व देता है। वो मानता है कि समाज में अस्थायित्व होता है, परिवर्तन होता भी है तो वो धीमी गति से होता है। संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम ये मानता है कि समाज में परिवर्तन धीमी गति से होता है, और इसलिए होता है कि जिससे अभियोजन पक्ष को मजबूत बनाया जा सके। समाज में थोड़ी बहुत अगर कमी है तो उसको सुधारा जा सके। कंट्रोल की जो सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक नियंत्रण की जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उन्हें मजबूत किया जा सके। इसलिए विरोध, संघर्ष या परिवर्तन होते हैं। समाज में परिवर्तन, विरोध और संघर्ष की कोई महत्ता नहीं होती, हल्के फुल्के होते हैं। परिवर्तन समाज में धीमी गति से होता है, तेज परिवर्तन नहीं होता है। जबकि मार्क्स कहते हैं परिवर्तन तेज गति में होता है, परिवर्तन उछाल वाला होता है। ये सारी बातें मार्क्सवादी उपागम के लोग करते हैं। तो यहाँ पर 3 चीजें ध्यान रखनी है संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम में, कि उसमें पारस्परिकता क्या है, एकता क्या है, प्रत्येक इकाई का प्रकार क्या है, इसका अध्ययन, और समाज में अस्थायित्व होता है, ये विचारधारा उनके मन में होती है संरचनात्मक प्रकारात्मक जो उपागम है उसमें, और परिवर्तन होते भी हैं तो धीमी गति में होते हैं। इसमें एक चीज और समझना था कि इकाई, समाज की इकाइयों से क्या तात्पर्य है। समाज की इकाइयां जो अनगिनत होती हैं, कुछ नाम हम दे सकते हैं, जैसे समाज की धार्मिक इकाई, सामाजिक इकाई, सांस्कृतिक इकाई, आर्थिक इकाई, राजनीतिक इकाई, शैक्षणिक इकाई। जो हम कर रहे हैं, शैक्षणिक इकाई या शैक्षणिक संस्थाएं भी समाज के लिए प्रकार्यात्मक होती हैं, समाज को अस्थायित्व प्रदान करती हैं। अगर किसी इकाई में, अगर कोई इकाई अपना प्रकार अच्छे ढंग से नहीं कर रही है, उसके प्रकार्य मतलब उसके द्वारा किया जाने वाला जो प्रकार्य है, अगर समाज को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो प्रकार्य नहीं कहलाता, फिर उसे दुष्प्रकार्य की श्रेणी में डालते हैं, उसे दुष्प्रकार्य कहते हैं। ठीक है। तो और जैसे हमने सारी इकाइयों की चर्चा की, इसके साथ ही साथ और भी इकाइयां होती हैं समाज की, विभिन्न संस्थाएं, प्रथाएं, परंपराएं, है कि नहीं, और विभिन्न समूह, सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक मूल्य, ये सब समाज की इकाइयां हैं। व्यक्तियों द्वारा संपादित की जाने वाली परिस्थिति और भूमिका, हम सभी को, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को परिस्थिति मिलती है समाज में। कौन प्रदान करता है? समाज और समाज की संस्थाएं। और परिस्थिति जो मिलती है उसको बनाए रखने के लिए उसके लिए कुछ भूमिका भी निर्धारित की जाती है, स्टेटस एंड रोल। तो इन दोनों चीजों, मतलब ये भी समाज की इकाई ही है। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिस्थिति और भूमिका का अच्छे ढंग से निर्वहन कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो समाज में व्यवस्था स्थापित करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये प्रश्न उठता है कि संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम समाजशास्त्र में कब आया, कहाँ से लिया गया है? तो ये जीव विज्ञान से ग्रहण किया गया है। जीव विज्ञान से ग्रहण किया गया है, बायोलॉजी से। सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने, हम पढ़ चुके हैं हर्बर्ट स्पेंसर का विकासवाद, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना, योग्यतम की उत्तरजीविता, सामाजिक चयन का सिद्धांत, डार्विन के सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत को समाजशास्त्र में आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने जीव रचना और समाज की समानता, जिसको उन्होंने एनोलॉजी शब्द से अभिहित किया था, जीव रचना और समाज की समानता, अर्थात स्पेंसर के अनुसार जो जीव रचना होती है और जो समाज की संरचना होती है एक समान है, इसकी समानता की बात करते हैं। जिस प्रकार से
जीव विज्ञान में विभिन्न प्रकार के जीव, प्राणी, मानव और अन्य प्राणी का जो शरीर है, जो जीव है, वो विभिन्न अंगों से मिलकर के, मतलब वो सावयव है। जीव क्या है? सावयव है। सावयव शब्द का प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर करते हैं। उसी प्रकार समाज भी एक सावयव है। जीव का निर्माण विभिन्न अंगों से मिलकर के बनता है। आंख, नाक, कान, हाथ, मुंह, पेट, मतलब पैर, बहुत सारी कई सारे अंगों से मिलकर के बनता है। और प्रत्येक अंग जीव को बनाए रखने के लिए उसके द्वारा संपादित भूमिकाओं या प्रकारों का निर्वहन करता है, तभी जीव सुचारू ढंग से चलता है। जीवन जो है सुचारू ढंग से चलता है। तो स्पेंसर कहते हैं जिस प्रकार जीव रचना का निर्माण होता है, विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है, विभिन्न अंग अपना अपना प्रकार करके जीव की संरचना को बनाए रखते हैं, उसी प्रकार समाज भी विभिन्न इकाइयों से, विभिन्न अंगों से मिलकर के बनता है। जो इकाइयां हमने भी बताई, उससे समाज भी बनता है। समाज की भी एक संरचना होती है, विभिन्न अंग, समाज के विभिन्न अवयव अपना अपना प्रकार संपादित करते हुए समाज को बनाए रखने का काम करते हैं, समाज को व्यवस्थित बनाए रखने का काम करते हैं, समाज की संरचना और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का काम करते हैं। ऐसा हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा। उन्होंने कहा जिस प्रकार जीव रचना में या बायोलॉजी में जीवन जो होता है, उसका मतलब प्रत्येक जीव का जन्म होता है, विकास होता है, ह्रास या पतन होता है, उसी प्रकार समाज भी उत्पन्न होता है, उद्भव होता है, समाज का विकास होता है, ह्रास होता है या पतन होता है। तो दोनों में समानताएं हैं। तो संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम की शुरुआत हर्बर्ट स्पेंसर ने जीव रचना और समाज की रचना में समानता या एनालॉजी के आधार पर की। उसके बाद जो है दुर्खीम आते हैं। दुर्खीम ने भी संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम का प्रयोग करते हुए जनजातीय धर्म का अध्ययन और समाज में श्रम विभाजन, ये दो अध्ययन संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम के आधार पर किया। जनजातीय धर्म हमने किताब पढ़ी है, उनकी किताब का नाम है इससे रिलेटेड एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ। ये किताब 1911 में लिखी थी, 1911 में लिखी थी उन्होंने। एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ द रिलीजियस लाइफ, मतलब धर्म का उद्भव कैसे हुआ, धर्म का सामाजिक सिद्धांत, धर्म का सामाजिक सिद्धांत। दुर्खीम से पहले धर्म को आध्यात्मिक ईश्वरीय माना जाता था। आध्यात्मिक पक्ष, धर्म का एक आध्यात्मिक पक्ष था। धर्म को सामाजिक पक्ष से जोड़ने का काम दुर्खीम ने किया। इसके लिए उन्होंने सोचा कि धर्म उत्पन्न कैसे होता है। तो उन्होंने सोचा कि जो आदिवासी समाज है उसको सबसे प्राचीन मानते हुए धर्म की उत्पत्ति को वहीं से खोजने का प्रयास किया। इनका जो अध्ययन था वो द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित था। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़ों पर इनका अध्ययन नहीं था, द्वितीयक आंकड़ों पर अध्ययन आधारित था, क्योंकि इन्होंने अपने मित्र रॉबर्टसन स्मिथ द्वारा ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों पर किए गए अध्ययन के आंकड़ों पर आधारित था। वहीं से उन्होंने आंकड़े लिए थे, जिसमें जनजातीय धर्म के सामाजिक सिद्धांत में जनजातीय धर्म के उद्भव के बारे में दुर्खीम चर्चा करते हुए संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम के आधार पर कहते हैं कि मतलब उसमें 4-5 पक्षों पर वो धर्म की बात करते हैं कि धर्म क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ, धर्म क्या करता है और धर्म का भविष्य क्या है, ये सब पे चर्चा करते हैं। तो संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम के आधार पर जनजातीय धर्म का अध्ययन दुर्खीम ने किया। समाज में श्रम विभाजन का अध्ययन भी दुर्खीम ने संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम के आधार पर किया। दुर्खीम ये मानते हैं कि समाज में जब श्रम विभाजन होता है तो
समाज यांत्रिक एकता से सावयवी एकता में आ जाता है। उन्होंने देखा कि जब समाज में श्रम विभाजन नहीं था तो समाज में यांत्रिक एकता थी। उसका दो ही आधार था, एक जनमत और एक भय। यांत्रिक एकता, या तो डर है या तो आपस में मेलजोल या पारस्परिकता है। समाज में जब श्रम विभाजन आया तो दुर्खीम कहते हैं कि समाज यांत्रिक एकता से सावयवी एकता में आ गया। तो संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम के आधार पर दुर्खीम में कहते हैं कि समाज में श्रम विभाजन के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर होने के साथ ही साथ सामाजिक अनुकूलन और एकीकरण की स्थिति को पैदा करता है। मतलब जब हम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तो समाज में एकता अपने आप बन जाएगी, क्योंकि अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है। तो एक दूसरे पर निर्भरता एक दूसरे को एक दूसरे के करीब लाती है। मतलब समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना कार्य करता है और श्रम विभाजन के आधार पर समाज की प्रत्येक इकाई, समाज का प्रत्येक समूह एक दूसरे पर निर्भर है, डिपेंडेंट है। इस वजह से समाज में प्रकारात्मक एकता बनी रहती है। इसकी चर्चा हम बाद में जब दुर्खीम को पढ़ाएं तो डिटेल में करेंगे। उसके बाद रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम की चर्चा करते हुए विभिन्न जनजातियों का अध्ययन किया। इन्होंने प्रकार जनजातियों में प्रकार शब्द को या प्रकार का अर्थ सुनिश्चित किया। इन्होंने कहा जनजातीय समाज एक संरचना, एक ऐसी संरचना है जिसमें प्रत्येक इकाई अपना अपना प्रकार करते हुए एक दूसरे से जुड़ी रहती है। मतलब व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य संबंध की बात करते हैं, जिससे समाज की संरचना का निर्माण होता है। इसी तरह मेलिनोस्की ने भी प्रकारवादी, वहां उन्होंने संरचना शब्द का प्रयोग मेलिनोस्की ने नहीं किया, इसलिए मेलिनोस्की को कहा जाता है वो केवल प्रकारवादी है। इसलिए आज की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, प्रकार की चर्चा मेलिनोस्की भी करते हैं। तो उसके बाद आते हैं आर.के. मर्टन, रॉबर्ट की मर्टन। एक जो है पार्सन्स भी आते हैं, एक गिल मॉडल देते हैं, संरचना और प्रकार की बात करते हैं। और आर.के. मर्टन ये अभी तक जो संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम में किसकी बात की गई थी, स्थिरता की, पारस्परिकता की, एकता की, इसको ज्यादा तवज्जो दिया गया था। आर.के. मर्टन पूर्व के समाजशास्त्रियों द्वारा संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम में स्थिरता, पारस्परिकता, अनुकूलता को ज्यादा महत्व देने में असहमति व्यक्त करते हैं, मतलब उससे असहमत होते हैं। वो कहते हैं कि जो समाज में स्थिरता और अपरिवर्तनशीलता, संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम में मानता है कि समाज में परिवर्तन होता ही नहीं, समाज अस्थायित्व की स्थिति में रहता है। परिवर्तन होता भी है तो धीरे धीरे होता है, एकदम सूक्ष्म होता है, दिखाई नहीं देता। इसलिए होता है कि समाज की जो सामाजिक नियंत्रण की संस्थाएं हैं, समाज में जो थोड़ी बहुत कमियां आ गई वो अपने को सुधार कर ले, ठीक है ना, सेफ्टी वाल्व की तरह। तो ये कहना चाहते हैं, वो कहते हैं कि अभी तक जो संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम में स्थिरता और अपरिवर्तनशीलता को ज्यादा महत्व दिया गया है, मैं उससे असहमत हूं। मतलब वो कहते हैं समाज में परिवर्तन भी होता है। उन्होंने कहा कि समाज की जो विभिन्न इकाइयां हैं, जब उनके प्रकार बदल जाते हैं, क्योंकि हर चीज का महत्व समय और काल परिस्थिति के हिसाब से बदलता है, तो जब समाज की इकाइयों के प्रकार बदल जाते हैं तो संरचनात्मक तनाव उत्पन्न होता है। संरचनात्मक तनाव की उदाहरण मर्टन की है, ये भी ध्यान रखिएगा। संरचनात्मक तनाव उत्पन्न होता है और संरचनात्मक तनाव उत्पन्न होने के कारण समाज में परिवर्तन होता है। तो ऐसा नहीं कि समाज स्थिर होता है, समाज परिवर्तनशील होता है। अभी तक उन्होंने कहा अभी तक जो है केवल प्रकार की बात की गई है। मर्टन आते तो दुष्प्रकार की भी बात करते हैं, फंक्शन, डिसफंक्शन, नॉन फंक्शन। समाज की इकाइयों के संरचना की इकाइयों के कुछ प्रकार ऐसे होते हैं जो समाज की संरचना को अनुकूलन या स्थिरता प्रदान करते हैं,
उसके लिए फायदेमंद होते हैं, और कुछ प्रकार ऐसे भी होते हैं जो नुकसान पैदा करते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो नुकसान करते हैं समाज को, उसको दुष्प्रकार उन्होंने कहा। और कुछ प्रकार ऐसे भी होते हैं विभिन्न इकाइयों के कि जो ना तो समाज में स्थिरता उत्पन्न करते हैं ना तो नुकसान पहुंचाते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। उसको मर्टन ने नॉन फंक्शन कहा। आगे पढ़ाएंगे मर्टन को, फंक्शनल पैराडाइम की अवधारणा और भी बहुत सारी अवधारणाएं जो है इन्होंने प्रकारवाद में सुधार करने का प्रयास किया। ठीक है ना, ये पार्सन्स के शिष्य थे, तो उन्होंने अपने पूर्व के मेलिनोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, पार्सन्स द्वारा जो प्रकारात्मक एकता, प्रकारात्मक अपरिहार्यता, प्रकारात्मक अनुकूलता, जो भी अवधारणाएं जो है प्रकारात्मक वादों में पहले दी गई थी, उसमें सुधार करके प्रकारवाद को फिर से स्थापित करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मर्टन को आपने समझा कि समाज में परिवर्तन भी होता है, किस किस लिए होता है, प्रकार में जब परिवर्तन हो जाता है तो समाज में संरचनात्मक तनाव उत्पन्न होता है और उसकी परिणति किसमें होती है, समाज में परिवर्तन में होती है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं ये जो संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम है भारतीय समाज के अध्ययनों में किस तरह से प्रयोग किया गया है, किन किन लोगों ने भारतीय समाज के अध्ययन में संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम का प्रयोग किया है। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है एम.एन. श्रीनिवास का, जिन्होंने रामपुरा गांव का अध्ययन किया था। एम.एन. श्रीनिवास का पूरा नाम मैसूर नरसिम्हा श्रीनिवास करके नाम है कुछ, तो उसमें इसको देखना पड़ेगा, नरसिम्हा राव शायद। तो इसमें रामपुरा गांव का अध्ययन उन्होंने किया है और दक्षिण भारत में पड़ता है, कर्नाटक में। ठीक है, रामपुरा गांव में इन्होंने संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम के आधार पर जाति व्यवस्था का अध्ययन, परिवार, विवाह, नातेदारी, इन सब का अध्ययन संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम के आधार पर किया है, जिसमें उन्होंने इस उपागम का प्रयोग करते हुए, हाँ एक चीज और बताना है मुझे, इसमें देखिए किसी भी समाज के अध्ययन के दो तरीके होते हैं। एक जो है क्षेत्र कार्य, अध्ययन, और इसको कहते हैं फील्ड वर्क। फील्ड वर्क, क्षेत्र कार्य अध्ययन और किताबी या बुक व्यू, किताबी अध्ययन, इसको कहा गया बुक व्यू, इसको फील्ड व्यू। ठीक है, तो ये फील्ड व्यू है। संरचनात्मक प्रकारात्मक अध्ययन किस पे फोकस करता है, फील्ड व्यू पे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बताइए, बुक व्यू किस उपागम की विशेषता है, बुक व्यू? हाँ, मैंने एंडोलॉजिकल उपागम में, एंडोलॉजिकल अप्रोच में बताया था ना कि भारतीय समाज की जो विभिन्न धार्मिक पुस्तकें हैं उसके आधार पर जब समाज का अध्ययन किया जाता है तो भारत विद्याशास्त्री उपागम कहलाता है। तो ये जो बुक व्यू है ये भारत विद्याशास्त्री उपागम की विशेषता है, और ये क्षेत्र कार्य अध्ययन या फील्ड व्यू जो होता है, क्षेत्र अध्ययन, ये संरचनात्मक प्रकारात्मक की विशेषता है। तो क्षेत्र कार्य के अध्ययनों पर आधारित है रामपुरा गांव का अध्ययन एम.एन. श्रीनिवास का। ठीक है, जिसमें उन्होंने अध्ययन करते समय संस्कृतिकरण की अवधारणा, पश्चिमीकरण की अवधारणा, प्रभु जाति की अवधारणा, और भी कई सारी अवधारणाएं उन्होंने दी है। इसके बाद आंद्रे वेते का अध्ययन है संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम के आधार पर श्रीपुरम गांव का, जो तंजौर में पड़ता है, और इस उपागम के आधार पर उन्होंने भारतीय समाज का अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने जाति, वर्ग और शक्ति की अवधारणा दी, कास्ट, क्लास और एंड पावर। उन्होंने कहा भारतीय समाज की संरचना 3 पक्षों पर आधारित है, कास्ट, क्लास एंड पावर। उन्होंने ये भी कहा कि भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के आधार पर भारतीय समाज में जो अस्थायित्व था उसे
जब हम भारत विद्या शास्त्रीय उपागम के आधार पर भारतीय समाज का अध्ययन करते हैं तो वो केवल हमको व्यवस्था के संदर्भ में बताता है, व्यवस्था के संदर्भ में बताता है, मतलब उसकी जो भारतीय समाज की संरचना निकल के आती है वो समतापूर्ण है, व्यवस्थित है, वसुधैव कुटुंबकम है। लेकिन जब हम संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम के आधार पर भारतीय समाज का अध्ययन करते हैं तो क्षेत्रकार अध्ययन के आधार पर ये चीजें निकल के आती हैं। वास्तविक पहलू निकल के आता है कि समाज, जो भारतीय समाज है, वो एक असंरचित समाज है, मतलब असंरचित नहीं, वो मतलब असंगत समाज है। तो असंगत समाज की अवधारणा ये देते हैं आंद्रे वेते। असंगत समाज, वो कहते हैं कि जब हम संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम के आधार पर जब हम अध्ययन करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि भारत एक असंगत समाज है। ये इनका स्टेटमेंट है। और जब हम उन्होंने कहा कि जो भारत विद्या शास्त्रीय उपागम है उसके आधार पर जब भारतीय समाज का अध्ययन किया जाएगा तो वास्तविक चीजें नहीं निकल के आएंगी। उसमें जो हमारे मन स्थिति में, मतलब जो पहले से है, मतलब भारत विद्या शास्त्रीय उपागम और संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम के जो निष्कर्ष हैं वो एकदम भिन्न है, ये कहना चाहते हैं आंद्रे वेते। वो कहते हैं कि जब हम भारत विद्या शास्त्रीय उपागम का अध्ययन करते हैं, उसके आधार पर समाज का अध्ययन करते हैं तो समाज को एक समतापूर्ण दिखाया जाता है। और जब हम संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम से अध्ययन करेंगे तो हमको ये दिखेगा कि समाज असमानतापूर्ण है, असंगत समाज है। उन्होंने एक जो धारणा दी थी जिसमें उन्होंने जाति, वर्ग और शक्ति, उन्होंने कहा कि भारतीय समाज का अध्ययन जाति आधार पर, वर्ग और तीन आधारों पर इसको समझा जा सकता है। आंद्रे वेते वेबरवादी थे। वेबर भी समाज की त्रिकारिकीय व्याख्या करते हैं। मार्क्स के एक कारकीय व्याख्या का विरोध करते हैं। मार्क्स ने केवल आर्थिक पक्षों पर जोर दिया था। आंद्रे वेते आते हैं तो समाज के 3 पक्षों पर जोर देते हैं और उन्हीं से प्रभावित होकर के भारतीय समाज में 3 पक्षों की बात, 3 प्रकार के स्तरीकरण की, सामाजिक स्तरीकरण की बात आंद्रे वेते करते हैं। उसके बाद टी.एन. मदान ने भी संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम का प्रयोग करते हुए परिवार, विवाह एवं नातेदारी का अध्ययन किया और ये कहते हैं कि जो, मतलब ये जो टी.एन. मदान है, इन्होंने भारत विद्या शास्त्रीय उपागम का भी प्रयोग किया था लेकिन उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया। मतलब अपने संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम का प्रयोग करते हुए उन्होंने भारत विद्या शास्त्रीय उपागम के पहलुओं को भी अपने में शामिल किया लेकिन उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया। ज्यादा महत्व किसको दिया है? संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम को महत्व दिया है। और इसके बाद M.S.A. राव, इसके पहले भी मैंने बताया था कि सामाजिक आंदोलन के अध्ययन से रिलेटेड है। ये सामाजिक आंदोलन की परिभाषा बेस्ट मानी जाती है M.S.A. राव की। तो M.S.A. राव ने सामाजिक आंदोलन का अध्ययन किया है। इन्होंने अपने अध्ययनों में संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम और ऐतिहासिक उपागम का मिश्रण किया है। इन्होंने कहा कि सामाजिक आंदोलन जो भी हुए हैं भारतीय समाज में, उनकी तह में या उनके कारणों की खोज अगर हम करें तो संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम के आधार पर सटीक कारण खोजा जा, मतलब सटीक कारण हम खोज सकते हैं, ये कहना चाहते हैं जो है M.S.A. राव। मतलब वो कहते हैं सामाजिक आंदोलनों का जो होने का जो कारण है उसका वो कारण सामाजिक संरचना में ही निहित है। अब सीमाएं बात आती है तो एक बात ये जान लीजिए कि किसी भी समाज की, मतलब भारतीय समाज का अगर अध्ययन करना है तो इन तीनों उपागमों में से कोई भी उपागम अपने में पूर्ण नहीं है। हाँ, संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम क्षेत्र अध्ययनों पर आधारित होने के कारण, फील्ड व्यू पर आधारित होने के कारण वास्तविकता के ज्यादा करीब है, वास्तविकता के ज्यादा करीब हो सकता है। लेकिन ऐतिहासिक उपागम का भी हमें सहारा लेना पड़ेगा, भारत विद्या शास्त्रीय उपागम का भी हमें सहारा लेना पड़ेगा। यदि भारतीय समाज शास्त्र, अगर भारतीय समाज का अध्ययन बेहतर ढंग से करना है तो हमें भारत विद्या शास्त्रीय उपागम, ऐतिहासिक उपागम और संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम, तीनों उपागमों के साथ ही हम
भारतीय समाज का बेहतर ढंग से अध्ययन कर सकते हैं और सटीक निष्कर्ष ला सकते हैं।